जय हिंद। लाइफ टाइम से ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तुलसियान। हेल्थ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे शायद इस वक्त आपके बगल में बैठा इंसान भी जूझ रहा होगा या आपके परिवार का कोई व्यक्ति भी हो सकता है और आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। जी हाँ, डिप्रेशन एक आम समस्या बनती जा रही है। डिप्रेशन एक आम मूड डिसऑर्डर है जिससे दुनिया भर में कई लोग पीड़ित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 28 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं डिप्रेशन से ज्यादा परेशान हैं। महिलाओं के साथ साथ आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन देखना आम बात हो गई है। डिप्रेशन कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में, जिसके लक्षण आम डिप्रेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये माइल्ड होते हैं और रेगुलर लाइफ को अफेक्ट नहीं करते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के लक्षण रेगुलर डिप्रेशन जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े हल्के होते हैं। इनका असर रोजमर्रा के काम पर नहीं पड़ता। ऐसे लोग अंदर से भले ही काफी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अपने काम, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ पर ध्यान देते रहते हैं। इसमें उन्हें मेंटली कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसमें इंसान डिप्रेशन से पीड़ित होता है, लेकिन वो अपनी डेली रूटीन से सामान्य रूप से काम करता है। इस कंडीशन में इंसान को डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपाते रहते हैं। इसका पता साथ रहने वाले लोगों को भी नहीं पता चलता। तो आइए ऐसे में इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा शर्मा। शोभा जी, आपका लाइफ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन इतना आम क्यों बनता जा रहा है और हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन ये टर्म क्यों दिया गया है? बेसिकली क्या होता है कि डिप्रेशन जो है एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि पर्सन को ना बहुत सैडनेस रहती है, मन उदास होता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है। और उसके अलावा क्या होता है कि कंसंट्रेशन एंड मेमोरी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान दुखी होता है, बट वो जो फेज जो होता है सैडनेस का, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर वो फेज काफी लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 ईयर और 2 ईयर तक वो परसिस्ट है और बिकॉज ऑफ दैट उसकी फंक्शनिंग खराब हो रही है, तो वो डिप्रेशन की टर्मिनोलॉजी में आता है। आज के टाइम में और पोस्ट पैंडेमिक जो इसका सिनेरियो बताया जा रहा है, यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी 4 to 5 में से एक में है डिप्रेशन और थोड़ा एंजाइटी के सिम्टम जो है। आज की दुनिया जो है ना, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की दुनिया है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। हर किसी को लगता है हमारा करियर ओरिएंटेड हो, हमारा ये काम बहुत जल्दी हो जाए। बहुत सारा एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, और एक ना रेस रहती है। बेसिकली हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो वो भी एक हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है डिप्रेशन पे। दूसरा है कि एक सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ फैक्टर बताए गए हैं कि इसमें जेनेटिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर फैमिली में किसी को है तो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड क्या है कि हर इंसान वर्क प्रोफाइल में क्या होता है, ऑफिसेज अंदर होते हैं, तो लैक ऑफ जो सन एक्सपोजर है उसका भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल रोल होता है। एवरी टाइम अगर किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, या लॉस ऑफ लव्ड समवन हो, ब्रेकअप हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम बात करें हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, ये अभी टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में यूज हो रहा है। आज अगर हम देखा जाए तो DSM-5 जो हमारा क्राइटेरिया होता है बेसिकली किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को एक लेबल करने के लिए, वो तो अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बट इसके जो साइन और सिम्टम जो होते हैं वो सारे परसिस्टेंट जो डिप्रेशन है उसी की तरह ही होते हैं। और ये होता भी है लोगों के बीच में। अगर आम जनता में हम लोग देखें, मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ मेरी लाइफ में है, सब तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट स्टिल मेरा दिल का कोना जो है कहीं ना कहीं वो खालीपन है, और बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, और मैं कहीं ना कहीं अजीब सा एक दुखी होता हूँ। तो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को हम बोलेंगे कि बेसिकली स्माइलिंग डिप्रेशन है। एक तरह से पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो सैडनेस है उसको छुपाने के लिए एक मास्क
वियर कर लेता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉपिंग मैकेनिज्म यूज करता है, ताकि वो जो सैडनेस है और वो जो सिम्टम है वो बाहर दिखाई ना दे। जो मेरा काम है वो करने में वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि ताकि जो उनके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो सारी चीजें हैं, वो कोई देख ना सके। अब उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को होता है कि अगर मेरे फीलिंग इमोशंस मेरे कलीग देख गए तो वो मेरी शायद वीकनेस को पकड़ लें, ये भी एक फियर होता है। कहीं कोई मुझे जज ना कर ले, कोई मुझे कहीं बेवकूफ ना समझे, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ का एक जो है टैबू तो है ही। तो और कहीं मुझे कहीं जॉब से ना निकाला जाए, कहीं फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करे। ऑब्वियसली अगर आपके इमोशंस दिखेंगे तो ऐसा ना हो पार्टनर को कुछ अजीब लगे, कोई हमें जो है जज करने लगे इसके बेस पे, तो वो उन सब चीजों से बचने के लिए एक मास्क वियर कर देते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर ऐसा स्ट्रगल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस के साथ जो है खेल कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा वो तुरंत ही आउटबर्स्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली इमोशंस के साथ स्ट्रगल करना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हम देखते हैं, मतलब हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के सिम्पटम्स क्या-क्या देखे जा सकते हैं? जैसे सबसे पहले होता है इसमें ना भूख में भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, तो एपेटाइट जो होती है वो या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। या तो वेट बहुत बढ़ेगा या वेट कम होने लगेगा। तो अगर आप चाहें तो अगर इंसान को इंसाइट है तो वो कई बार अपना वेट भी चेक कर सकता है, जबकि कोई मील में चेंजेस नहीं आए हैं। दूसरा है कि बहुत कंसंट्रेशन में इशू होता है। हर चीज़ रख के भूल जाना या कोई चीज़ कर ली है तो उसको भूल जाना, फोकसिंग में भी प्रॉब्लम होती है। इवन जो उनका डिसीजन जो प्रॉब्लम सॉल्व स्लीप इशू भी होते हैं, स्लीप डिस्टरबेंस भी होते हैं। स्लीप इशू भी होते हैं एंड स्लीप डिस्टरबेंस भी होते हैं। और कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम लो होती है, वर्थलेस इंसान समझता है, और जो सैडनेस है वो भी होती है। जी बिल्कुल, जैसे हमने जाना कि रेगुलर लाइफ को ये अफ़ेक्ट नहीं करता है, तो अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये डिप्रेशन है, तो हम कैसे उसको नोटिस करेंगे? नोटिस करने के कई रीजन है। जैसे अगर देखा जाए कि जो पर्सन पहले की चीजों में इंटरेस्ट ले रहा था, बड़े एक्साइटेड होकर उन चीजों को कर रहा था, उनमें जो एंथुसियाज्म होता है वो कम हो जाता है। भाई काम तो वो करते हैं, बट जो परफॉर्मेंस जो आउटपुट है वो इतना नहीं आता है। दूसरी चीज है, वो कई बार हो सकता है छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाए, और जो इमोशंस अगर थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है उसमें वो बहुत ज्यादा एजरेटेड हो जाते हैं। कई बार लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट ये इतना क्यों हो गया ऐसा। तो वो भी एक कुछ सिम्टम हो सकते हैं। दूसरा, अगर लग रहा है कि पर्सन जो है उसकी स्लीप डिस्टरबेंस हो रही है, खाने पीने में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और लाइफ स्टाइल भी थोड़ा कम हो रही है, या वो कहीं ना कहीं जितना पहले हंसता था बोलता था फिर भी थोड़ा सा गुमसुम सा है, तो वो हम चीजों को पहचान सकते हैं। क्योंकि देखो, आप चेहरे पे तो मास्क लगा लेते हो, है ना, आप अपने काम भी करने लगते हो, बट क्या होता है जब आप अपने इमोशन से स्ट्रगल करते हो तो वो आउटबर्स्ट कहीं ना कहीं होगा। आप चाहे कितने ही कॉपिंग मैकेनिज्म यूज कर लो, वो लंबे टर्म तक। और कुछ लोग कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल शुरू कर देते हैं, किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है। तो ये भी कुछ कुछ साइन है जिनकी वजह से आप फैमिली में अगर किसी को है तो उसको पहचान सकते हैं। जी बिल्कुल, शोभा जी, मैं आपका सुझाव जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस मिल सके, जिससे वो इस बीमारी से खुद को और अपने करीबी को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि मैंने सिम्टम बताए हैं, अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ रहे हैं, मैं चीजें रख के भूल रहा हूँ, कंसंट्रेशन में इशू आ रहे हैं, जितना पहले वर्क का आउटपुट था इतना नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप को समझे कि क्या रीजन है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं डर के फियर से अपने इमोशंस से अपने आप जूझ रहा हूँ, किसी से बता नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहले तो है कि खुल के बात करें अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर कोई जज कर रहा है तो ये ना सोचे कि वो पता नहीं क्या जज करके मेरे को क्या एज्यूम कर सकता है। दैट डजंट मैटर, वो आपको कोई अफेक्ट नहीं करता। जो आपके अपने हैं वो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अपने इमोशंस को हमेशा शेयर करें, अपने पेरेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, और पार्टनर है, किसी के साथ वो जो भी आपको लगता है तो उनके साथ शेयर करें।
दूसरी चीज़ है, फिर भी आपको लगता है शेयर करने के बाद में भी चीज़ें नहीं आपके हाथ में हैं, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें। उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी इमोशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले है अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करें, ठीक करें। आपकी बैलेंस डाइट हो प्रॉपर, स्लीप प्रॉपरली हो, ओवरथिंक ना करें। जर्नलिस्ट शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई मैं इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करना है या कोई मेरी बात उधर से उधर बोल देगा, तो आप अपना जर्नल भी लिखना शुरू कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस लिख के भी जाहिरात कर सकते हैं। उसके अलावा है कि सन एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। सेरोटोनिन जो है ना और डोपामाइन, इन दोनों का बहुत रोल होता है डिप्रेशन के अंदर। तो सन से जो है हमें क्या होता है, डोपामाइन मिलता है जो कि हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। और जब हैप्पीनेस बढ़ती है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन जो है डाउन होने लगता है। सोशल एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करें। अपने आप को सोशली विड्रॉल ना करें कि मैं फोन में बहुत बिजी हूँ, अपने वर्क प्रोफाइल में बहुत बिजी हूँ। तो आपने इमोशंस तो हाइड कर लिए, बट वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, आप उन्हें सप्रेस कर रहे हो बेसिकली। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हमेशा हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। जी, आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये फिज़िकली कैसे अफ़ेक्ट करता है? क्या फ़िज़िकल कोई अफ़ेक्शन होता है इसका बॉडी पे ये डिप्रेशन का? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो बॉडी पे तो फ़र्क पड़ता ही है। जब हम अगर प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो हमें आगे जो अगला जो दिन है, उसमें भी अगर 1 दिन रह जाएँगे आप बिना विदाउट स्लीप, 2 दिन रह जाएँगे, अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो कहीं न कहीं हमारी वो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है। हमारा वेट भी बढ़ सकता है, हमारा ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से हम लोग डायबिटीज़ भी हो सकते हैं, पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो सकता है, कॉग्निटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं हमारे उसमें जॉइंट पेन होना, स्टमक अपसेट रहना या फिर हमें नोज़िया जैसा फ़ील होना, ये भी हमारे फिज़ियोलॉजिकल सिम्पटम है। इवन ये लिबिडो पे भी इम्पैक्ट डालता है, जिससे हमारी जो है फिज़िकल एक्टिविटी और जो रिलेशनशिप है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जी, आप हमारे एडल्टली। दर्शकों को इसका बचाव करने के कुछ तरीके बताएँगे? वही बात जो मैंने अभी बताई आपको कि बैलेंस्ड डाइट प्लस अच्छा-सा इनटेक वाटर, सन एक्सपोज़र, रिलैक्सेशन, कुछ टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस, जिनसे भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे और इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ चीज़ है, आप अपने ट्रिगर को समझें कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। हर किसी इंसान को एक ब्रेक चाहिए। 15 डेज़ में अगर आपको लगता है आपकी वर्क प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, उसके बीच में ब्रेक लें, ठीक है? उसके अलावा है कि ब्रेक भी ऐसा ना हो, देखो कोई भी काम कंटीन्यूअसली करने पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डाउन ही जाती है। 5-10 मिनट का ब्रेक लेने में कोई इश्यू नहीं हो सकता है। तो आप उसके काम में थोड़ा-सा ब्रेक लें और 15 डेज़ में, 10 डेज़ में या 1 मंथ में जो भी आपके लिए अपने एप्लीकेबल होता है, उसमें आप थोड़ा-सा आउटिंग के लिए जाएँ। उसके अलावा भी है कि फ्रेंड्स के साथ अपनी शेयरिंग बढ़ाएँ, ठीक है? और अपनी परफॉर्मेंस जो अपने जो काम हैं, उनको भी प्रायोरिटाइज़ करें और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे वर्क हमेशा स्ट्रेस देता है और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जब बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं, तो डिप्रेशन में वो चेंज होते ही हैं। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।